हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। दोस्तों, सीसैट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर एक टफ एग्ज़ाम होता जा रहा है। सीसैट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की नीड है। सीसैट को नेगलेक्ट करने का मतलब एग्ज़ाम में सिलेक्शन को नेगलेक्ट करना है। सीसैट एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है। सीसैट निकलता है तो एग्ज़ाम निकलता है, सीसैट रुकता है तो एग्ज़ाम रुकता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ मार्कशीट ली हैं मैंने जो 2023 के एग्ज़ाम की हैं, और ये एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था सीसैट का यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री में, जिसका जीएस का कट ऑफ 75 था दोस्तों। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सीसैट में 67 मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन होता है, और अगर आपके मार्क्स 67 से कम हैं तो आपके जीएस में कितने भी मार्क्स हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज सीसैट एक आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। यहाँ पर देखिए, सीसैट 45 मार्क्स हैं, जीएस में 78 है, 75 चाहिए और 78 है, पर उसके बाद भी नॉट क्वालिफाइड। क्यों? बिकॉज ऑफ सीसैट। नीचे देखिए, 28 मार्क्स हैं, पर जीएस में अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों, 88 हैं। 2023 में जीएस का एग्ज़ाम भी टफ था, और जीएस में 88 मार्क्स का मतलब है बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों। 75 कट ऑफ, 88 मार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स हैं, बट सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? नॉट क्वालिफाइड क्यों है? सीसैट। और देखिए 2023 की मार्कशीट है दोस्तों, 84 मार्क्स हैं, सीसैट ने डुबा दिए ने, सीसैट फेल 2023, 88 मार्क्स। देखिए दोस्तों, इस पर्सन की कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए, क्या मेंटलिटी होगी दोस्तों इसकी। एक मार्क्स से सीसैट निकल जाता, मेंस दे रहा होता ये दोस्तों, मेंस का एक्सपीरियंस होता है इसके पास, बट सीसैट की वजह से फेल। मेंस देने को नहीं मिला दोस्तों, सीसैट की वजह से। डिसाइडिंग फैक्टर है सीसैट दोस्तों, इसको नेग्लेक्ट करना मतलब आपने अपना लाइफ का एक अटैम्प्ट, एक ईयर बर्बाद कर दिया दोस्तों, सिर्फ सीसैट की वजह से। और ये एक अटैम्प्ट नहीं दोस्तों, ये आपकी जर्नी में कई अटैम्प्ट ला सकता है। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से सीसैट नहीं निकलने की वजह से लंबी जर्नी हो सकती है यूपीएससी की। और एक और मार्कशीट है दोस्तों, 28 मार्क्स, इसके अलावा एक और है 19 मार्क्स। ये देखिए दोस्तों, 67 चाहिए, मात्र 19 मार्क्स हैं। ये पर्सन डेडिकेटेड पर्सन है, क्योंकि इसका जीएस निकला है, 75 कट ऑफ है। तो दोस्तों, सीसैट एक डिसाइडिंग फैक्टर है, उसको निगलेक्ट करके नहीं जा सकते। इस बात को हमें समझने की नीड है, हमें इसके लिए एक स्पेशल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की नीड है। हमें ये पता होना चाहिए क्या रिसोर्सेज हमें पढ़ने हैं, एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, और इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हमें अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, जिससे हम सीसैट को अच्छे से क्लियर कर सकें। इन सभी मार्कशीट को देखने के बाद चलिए दोस्तों एक और मार्कशीट देखते हैं। ये मार्कशीट 2021 की है और मेरी खुद की मार्कशीट है। यहाँ पर अगर आप मार्क्स देखेंगे जीएस 1 में तो 90 है, और अगर इसका कट ऑफ देखेंगे तो 87 है, बट यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा है। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ सीसैट। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो सपना होता है कि यूपीएससी क्लियर करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, दोस्तों वो चूर चूर इसलिए हो गया क्योंकि यूपीएससी में सीसैट मेरा क्लियर नहीं था। और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो इतनी सारी मेहनत की थी वो 1 मिनट में दोस्तों ख़त्म हो गई थी। उस टाइम की मेंटल कंडीशन मैं नहीं बता सकता आपको, इसलिए आप अभी से सीसैट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सीसैट में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लगाएं और इस तरीके से काम करें कि सीसैट आपका कभी नहीं रुके। एक और चीज़ देखिए दोस्तों, 2023 और ये मेरा नाम, इसका मतलब 2021 जो उतना टफ एग्ज़ाम नहीं था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और 2023 जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है सीसैट का, वो मेरा निकला है दोस्तों। तो इसका मतलब कि ऐसी क्या चीज़ें मैंने की जिससे मेरा फिर अगले किसी भी अटैम्प्ट में सीसैट नहीं निकल चुका। और ये सारी प्रोसेस को दोस्तों मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ, जिससे आप भी फॉलो करें और जिससे आपका फिर सीसैट कभी ना रुके। बिकॉज सीसैट को एक फोबिया है, और अगर ये फोबिया खत्म हुआ तो दोस्तों सीसैट कुछ नहीं है। एक वेल प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक वेल प्लान रिसोर्सेस होने चाहिए, और आपकी एक वेल प्लान एग्ज़ाम कंडीशन में जो सिचुएशन होगी उसमें आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन 3 बेसिस पर दोस्तों मैं बोल सकता हूँ आपका सीसैट फिर कभी नहीं रुकेगा। चलिए ये तीनों चीज़ों को समझते हैं वन बाई वन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यूपीएससी ने सीसैट के एग्ज़ाम को कुछ पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला पार्ट मैथ है, दूसरा रीजनिंग है, और दोस्तों तीसरा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है।
मैथ की एक बहुत लंबी लिस्ट है और रीजनिंग की भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर दोस्तों आप इस लिस्ट को पढ़ने जाएंगे तो आप अपने GS1 के टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आपका GS1 निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप इस लिस्ट को नहीं पढ़ते हैं दोस्तों तो आपका GS2 निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करें? सबसे पहले इस लिस्ट को भूल जाइए कि यूपीएससी पूछता क्या है। नीचे आइए, यहाँ पर हम देखेंगे वेटेज। मैथ के कुछ वेटेज लिखे हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। नीचे अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि नंबर सिस्टम है, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। PNC बहुत सारे क्वेश्चन है। वट अगर आप कुछ अलग टॉपिक देखेंगे जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन तो दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं है। और एक क्वेश्चन के बेसिस पर अगर आप जा रहे हैं इनको पढ़ने तो दोस्तों बहुत गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नीचे अगर देखेंगे तो पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, इनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी जैसे टफ टॉपिक को अगर दोस्तों आप पढ़ रहे हैं जैसे कोई क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, एक यहाँ पर पूछा गया है, 2 क्वेश्चन के बेसिस पर 5 साल में, तो दोस्तों बहुत गलत स्ट्रेटजी है। चेंज करनी पड़ेगी इस स्ट्रेटजी को जिससे हम अपना टाइम बचा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि मैथ में कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं जिनको पढ़ेंगे और जिन पर स्पेशल फोकस करेंगे, तो इसी तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होगी। नीचे चलिए देखते हैं रीजनिंग के लिए भी। यहाँ पर देखिए कि स्लॉग, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड डोनेशन और डायरेक्शन, इनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जबकि आप नीचे देखेंगे क्यूबॉइड्स, काउंटिंग फिगर और डाइस, दोस्तों इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इनको छोड़ दीजिए, इनको मत पढ़िए। कैलेंडर को पढ़ लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कैलेंडर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी के बेसिस पर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। जो एरिया ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको ज़्यादा और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो एरिया कम पूछा जा रहा है तो दोस्तों उसको हम PYQ से पढ़ेंगे। और चलिए देखते हैं हम अब क्या इनके बेसिस पर रिसोर्स हो सकते हैं। इस एनालिसिस के बेसिस पर दोस्तों अब हम अपने रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हमने फाइंड आउट किया था कि कुछ एरिया ऐसे हैं जिनसे बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनको हमें डीप पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और उसका साथ साथ रिवीजन भी करना है। कुछ एरिया ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पर कुछ कुछ क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। इन एरिया को हम कम फोकस करेंगे, यूपीएससी के PYQ को सॉल्व करके अब उनके नोट्स बना लेंगे दोस्तों और उन्हीं नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। इससे हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, अपने GS1 को फोकस कर पाएंगे और GS2 को निगलेक्ट भी नहीं करने देंगे। तो चलिए समझते हैं कि नंबर सिस्टम का कहाँ से पढ़ना है। नंबर सिस्टम के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा डीप पढ़ेंगे। MBA पाठशाला करके हैं एक चैनल, यूट्यूब पर मिल जाएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों। इससे आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है और गारंटेड है कि आपका नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। PNC की अगर बात करी जाए तो रोजा क्लासेस करके ये कैट लेवल का पढ़ाते हैं दोस्तों। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप इनकी सारी क्लासेस देखिए। अगर आपका मैथ उतना अच्छा नहीं है और PNC टॉपिक स्पेशली आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों आप इनकी कुछ स्टार्टिंग की क्लास देख लीजिए इनकी, और आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे आपके स्टार्टिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन है ना PNC के, वो सॉल्व हो जाएंगे। बस हमारा काम इतना है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमारा काम हो गया। ये 2 टॉपिक इतना डीप क्यों पढ़ना है, क्योंकि 35 क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं से आए हैं लास्ट के 2 ईयर में, तो इसलिए हमें इसका डीप पढ़ना है। अब बचे वो टॉपिक जो उतने नहीं पूछे जा रहे हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी या फिर कुछ अदर टॉपिक, तो यूपीएससी ने कभी ना कभी इनको पूछा है, तो उनके ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, हम बार बार रिवीजन करेंगे, तो इन्हीं पैटर्न पे अगले साल क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या रिसोर्स हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं सारथी IAS करके, उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है PYQ की। आप जाइए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, उसके नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, पैटर्न फाइंड आउट करिए, और दोस्तों अगली बार क्या होगा कि सेम पैटर्न का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2025 की प्रीलिम्स में। तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। तो ये हमारे रिसोर्स हो गए मैथ के। इतना करने के बाद दोस्तों आपके मैथ के मोस्टली जनरली जो सिंपल क्वेश्चन है और जो मीडियम टफ क्वेश्चन है दोस्तों वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए रीजनिंग के लिए देखते हैं। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। एक तो इसका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है इसके क्वेश्चनों का, और ऊपर से क्वेश्चन जो आ भी रहे हैं वो थोड़े टफ आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन सिंपल है उसको हम टारगेट करना है, उसके अलावा हमें उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करना है जो बार बार पूछे जा रहे हैं और सिंपल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक बुक लीजिए। मैंने दोस्तों ये वाली बुक ली थी। इस बुक में जो कंटेंट है ना उसको आपको PYQ के क्वेश्चन के थीम के बेसिस पे सॉल्व करना है, और जो अदर कंटेंट है उसको छोड़ देनी है, क्रॉस कर देना है, कुछ नहीं करना दोस्तों उसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अदर टॉपिक है ना PYQ में हम सारथी IAS से सॉल्व करेंगे। इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बना रखा है उसमें एक मैम है, उन्होंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है दोस्तों। आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, उनके सारे वीडियो देखने हैं और आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बना लेंगे तो दोस्तों उन नोट्स का रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन इज ए की। आप रिवीजन करेंगे, सॉल्व करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपने पैटर्न जनरेट करेंगे और आपको जैसे ही मेन एग्जाम में
क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर देंगे, बिकॉज सी सेट इज़ अ एप्लीकेशन, रिविजन इज़ द की दोस्तों। चलिए नीचे देखते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए दोस्तों एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग बोलते हैं कि द हिंदू को पढ़ने से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये दोस्तों एक बहुत कोरा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, आपको 2 ऑप्शन देगा और इन 2 ऑप्शन में आपको कॉन्ट्राडिक्शन होगा, आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे इन 2 ऑप्शन को पढ़ने के बाद भी। तो इंग्लिश आने के बाद भी आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक स्ट्रेटजी है दोस्तों जो मैंने खुद फॉलो की थी। उसमें मैं क्या करता हूँ कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन को डेली बेसिस सॉल्व करता हूँ और यूपीएससी की जो मेन आंसर किया है ना दोस्तों, उससे मैच करता हूँ। इसमें मैं देखता हूँ कि मैंने जो सॉल्व किया है और जो यूपीएससी ने आंसर दिया है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो क्या लॉजिक लग रहा है, और जो मैंने सॉल्व किया है और यूपीएससी की जो आंसर किया है अगर वो गलत है तो क्या लॉजिक है। तो इससे दोस्तों हम यूपीएससी के माइंडसेट को समझ सकते हैं। और जैसे ही हम यूपीएससी के माइंडसेट को दोस्तों समझ जाएंगे तो हमें समझ में आने लगेगा कि कौन से क्वेश्चन यूपीएससी किस तरीके से पूछता है। जब तक कि हमें उनके माइंडसेट की समझ नहीं होगी दोस्तों, हम उन 2 ऑप्शन को एलिमिनेट ही नहीं कर पाएंगे। और जब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इंग्लिश की कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, हम दोस्तों उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये गारंटेड मेथड है दोस्तों, इसको मैंने खुद यूज़ किया है। पहले मैं भी बहुत परेशान था, 2021 में मेरे क्वेश्चन बहुत सारे गलत होते थे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, लेकिन दोस्तों इस मेथड से 2023 में मेरा कोई क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का गलती नहीं हुआ। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में भी देखेंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि जो वीडियो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूपीएससी के जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं उनके आंसर की के साथ मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। और दोस्तों जो मैंने पीवाईक्यू के क्वेश्चन खुद सॉल्व किए हैं, उनके खुद नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को भी मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा अगर आप कमेंट करें तो। चलिए एक और चीज़ समझते हैं कि मैं दोस्तों 2021 का सी सेट का अटैम्प्ट मेरा कुछ मिस्टेक की वजह से रुक गया। मैं चाहता हूं कि आप ये मिस्टेक ना करें, बिकॉज अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी अटैम्प्ट रुक जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली जो मिस्टेक मैंने की थी वो ये थी कि रॉन्ग रिसोर्सेज, सही रिसोर्सेज का चूज़ ना करना दोस्तों मेरा सी सेट का अटैम्प्ट ले गया। इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टर्म्स दोनों देखने थे कि कितना अच्छा रिसोर्सेज है। और जब दोस्तों मैंने रिसोर्सेज को चूज़ कर लिए थे तो उसके बाद उसको पीवाईक्यू से अलाइन नहीं किया, क्योंकि रिसोर्सेज में सारे टॉपिक को पर्याप्त टाइम देने के बाद भी मैंने उन टॉपिकों को स्पेशल टाइम नहीं दिया जिन टॉपिकों को स्पेशल टाइम देने की नीड थी, जो पीवाईक्यू में हमने रिसेंटली देखे हैं। और सारे टॉपिकों को इक्वल टाइम दिया, जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको भी उतना ही टाइम दिया, जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी उतना ही टाइम दिया। तो दोस्तों ये सेकंड मिस्टेक थी। तीसरी मिस्टेक एनफ प्रैक्टिस। हमने नोट्स भी बना लिए थे, लेकिन उन नोट्स को दोस्तों बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम डे सिचुएशन में हम कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, एप्लीकेशन कैसे कर पाएंगे उतने प्रेशर में। तो पहले से 3 बार रिवीजन दोस्तों करने की नीड है। अगर 3 बार रिवीजन नहीं करके जाते हो तो आप अप्लाइड नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को अपने एग्जाम डे सिचुएशन में, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारा प्रेशर होता है। चौथी चीज़, एग्जाम डे स्ट्रेटजी नहीं थी दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखा सॉल्व कर दिया, दूसरा क्वेश्चन देखा सॉल्व कर दिया, तीसरा क्वेश्चन देखा सॉल्व कर दिया, फिर से चौथा देखा सॉल्व कर दिया। इससे लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। लास्ट में कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन थे दोस्तों कि उनको रिजॉल्व भी नहीं कर पाया, सॉल्व भी नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम नहीं था और मैंने स्किम थ्रू नहीं किया। ये मेरी चौथी मिस्टेक थी। पांचवी मिस्टेक दोस्तों, सिमुलेशन। कोई टेस्ट ही नहीं दिए, टेस्ट दिए भी तो उनका एनालिसिस नहीं किया, और ये कोई स्ट्रेटजी बनाई नहीं कि मुझे एग्जाम डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी 5 मिस्टेक थी जिनकी वजह से मेरा सी सेट अटैम्प्ट रुका। चलिए देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन किए मैंने जिसकी वजह से मेरा सी सेट आगे कभी नहीं रुका। जैसे मैंने कुछ चेंजेस किए थे, इन दोनों को अलाइन किया। मैंने उन रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिकों पे ज़्यादा टाइम दिया जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज के साथ साथ पीवाईक्यू से ओरिएंटेड मैंने स्ट्रेटजी बनाई दोस्तों, जिसके बेसिस पर उन टॉपिक को ज़्यादा टाइम दिया जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को कम टाइम दिया या फिर टाइम दिया भी नहीं जिनसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। तो दोस्तों पीवाईक्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटजी रिसोर्सेज को मैंने अलाइन किया, और इससे मुझे उतना ही टाइम देना पड़ा उन टॉपिकों को जितनी रिक्वायरमेंट है। तो एक स्मार्ट स्टडी तरीका है दोस्तों इसका। फिर उसके बाद डेली मैंने 1 घंटा देना स्टार्ट कर दिया था। डेली 1 घंटा सी सेट के लिए निकालता था। और एक और चीज़ दोस्तों मैंने की कि लास्ट दिन, जो मान लीजिए अगला प्रीलिम्स कल है, तो मैंने आज पूरा दिन सी सेट को दिया। इसके फ़ायदे ये है कि पहला तो एक प्रेशर निकल जाएगा जो जीएस का है, और कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि कल मुझे सी सेट देना है और सी सेट इस टाइम पे दिया जाता है दोस्तों कि दिमाग काम नहीं करता है। तो एक्टिव माइंड के लिए उस टाइम के लिए एक दिन पहले पूरा दिन सी सेट को दो, जिससे कि आपका एग्ज़ाम डे प्रेशर भी निकल जाए। जीएस के लिए आप अपने आप को एक फुलफिल तरीके से देखें, क्योंकि अगर आप सी सेट सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और जीएस भी आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्रेशर होता है जीएस के लिए भी। तो आप एक दिन पूरा सी सेट को देंगे तो आपका दिमाग एक्टिव होगा, तो आप सी सेट भी निकाल लेंगे और जीएस भी निकाल लेंगे। लास्ट चीज़ दोस्तों, एग्ज़ाम डे प्लान बनाया मैंने एक,
और ये प्लान मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि मैं क्या और किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को सॉल्व करता था। 2024 के अटेम्प्ट को मैंने कैसे दिया, ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा और हम अगली बार अभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने अपने एग्ज़ाम को सॉल्व किया। 2024 में मेरी क्या मेंटलिटी थी, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पांचवी चीज़ दोस्तों जो मैंने चेंज की कि अभ्यास। मैंने विज़न के द्वारा कुछ अभ्यास टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्टों को दिया और जिससे मैं ये देख पाया कि मुझे किस एरिया में फियर होता है, मैं कॉम्प्रिहेंशन को कैसे कर पाता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसा है मेरा। तो ये अभ्यास मैंने किया और विज़न का ये अभ्यास दे सकते हैं अगर आपकी सिटी में कराया जा रहा है तो दोस्तों ये मैंने चेंज किए इन मिस्टेकों पर। इसकी वजह से मेरा सीसेट दोस्तों फिर कभी नहीं रुका। चलिए देखते हैं कि 2024 में मैंने अपने अटैम्प्ट को कैसे दिया सीसेट का, मेरी क्या मेंटलिटी थी और मैंने कैसे पेपर को सॉल्व किया। आइए देखते हैं। सीसेट के एग्ज़ाम के मिलने के बाद दोस्तों उसको करने के लिए नहीं जाना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहीं आपकी नब्ज़ तो नहीं खुली हुई है। अगर आप मेंटली इनस्टेबल हैं तो दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही आप अपना आपा खो देंगे। मेंटली इनस्टेबल होकर के आप ब्लैंक आउट हो जाएंगे और एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेंटली स्टेबल होने की नीड है। सबसे पहले आप क्या करिए, सोचिए कि आपने बहुत सारी मेहनत करी है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको सॉल्व नहीं करने हैं और ना ही आप कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को करना है। आपने इसके लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर ही आप काम करेंगे और आप उन्हीं एरिया को सॉल्व करने जाएंगे जो एरिया आपको आते हैं और उन एरिया को टच भी नहीं करेंगे जो एरिया आपको नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा आपको ये भी सोचना है कि यूपीएससी चाहता है कि आप एग्ज़ाम निकालें और वो ऐसे क्वेश्चन डालता है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, मेंटली स्टेबलाइज होना है और स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट तक आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्किम थ्रू करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। दोस्तों मैं कैसे सॉल्व करता था अपने एग्ज़ाम को, स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस तरीके से मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं लिखता था सबसे पहले एक एफ, जिसको मुझे क्या करना था कि स्टार्टिंग के 15 मिनट को मैं इन्हीं को दूंगा और ये मैथ की क्वेश्चन हुआ करते थे बस। सेकेंडली मैं कुछ मैथ की क्वेश्चन पर टिक लगाता था, इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करता था लेकिन पैसेज को सॉल्व करने के बाद, और इन दोनों के बीच में दोस्तों मैं सॉल्व करता था पैसेज। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी हुआ करती थी, किन्हीं मैथ के क्वेश्चन पर मैं एफ लिखता था जो मुझे बार बार देखने पर ये लगता था कि ये मुझे आ जाएंगे और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही दोस्तों मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लूँगा और ऐसे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। इसकी वजह से मेरा क्या होगा कि मैं उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करूँगा जो मेरे क्वेश्चन रेंज में है और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मैं इस पर एफ लिख लेता था। उसके बाद मैं क्या करता था दोस्तों कि अगले 1 घंटे मैं सॉल्व करता था पैसेज। तो यहाँ पर क्या टाइम हो गया, 1 घंटे 15 मिनट, बचे 45 मिनट। 45 मिनट में से 5 मिनट दोस्तों मैंने स्किम थ्रू को दे दिए थे, तो अब मेरे पास बचे हैं इन टिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट। तो मैं मैथ को 40 मिनट देता था उन क्वेश्चनों को जो मुझे थोड़े से लग रहे हैं कि शायद मुझे थोड़ी देर में आएंगे और सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं कि मैं ये कैसे करता था। मेंटल स्ट्रांग होने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें स्क्रॉल डाउन करना है। अभी हमने पेपर खोल लिया है लेकिन हम इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से पैसेज में एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कौन से फर्स्ट साइट में दोस्तों हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं जिनको हम स्टार्टिंग के 15 मिनट में सॉल्व करेंगे, जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं वो पैसेज सॉल्व करने जाऊँगा। पहले तो वो सॉल्व करूँगा जिनमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, और उसके बाद दोस्तों मैं वो टिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैथ वाले जो मैंने टिक किया है, और उसके बाद मैं पेपर अपना खत्म कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करते ही मुझे पता पड़ा स्टार्टिंग में पैसेज के क्वेश्चन है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि मोस्टली पैसेज के क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, या 2 है। तो मुझे थोड़ी सी रात की सांस आई कि पैसेज में 2 क्वेश्चन है, क्योंकि पैसेज मुझे अच्छे लगते थे करने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैंने टिक लगाया, इसका मतलब ये क्वेश्चन मुझे देखते ही आ रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर मैंने टिक लगाया, और दोस्तों इनमें कोई टिक नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं आ रहे थे ये क्वेश्चन, तो ये मैं छोड़ दूंगा, इनको कुछ नहीं करना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन किया और मैथ की क्वेश्चन देखूंगा, क्योंकि मुझे पता पड़ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि पैसेज में 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और करते ही जाऊँगा, और यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन मुझे दिखे, मैंने टिक किया, या फिर टिक किया, यहाँ पर टिक किया। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने सॉल्व किया बाद में, तो मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि इस तरीके से क्वेश्चन देखूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, तो मैंने सॉल्व बाद में किया लेकिन टिक नहीं किया था। तो ऐसे भी करना है दोस्तों, बाद में अगर हमारे पास टाइम हो तो। फिर स्क्रॉल डाउन किया और नीचे आए और देखा मैं मैथ के देखूंगा। अब मुझे पैसेज के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता पड़ गया कि पैसेज में दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने फिर टिक किया। यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी किसी भी क्वेश्चन में एफ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पहली बारी में आ जाए।
यहाँ पर देखिए दोस्तों F लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग के 15 मिनट इसी क्वेश्चन को दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन को दूंगा जिनमें मैंने F लिखा है। तो देखिए इन क्वेश्चन को मैंने टिक किया है, तो इसको बाद में दूंगा पैसेज करने के बाद। यहाँ पर देखिए फिर मैंने क्या किया है, आगे स्क्रॉल डाउन करता गया हूँ और फिर से टिक किया है इनको, ये मुझे आ रहे हैं। यहाँ पर F लिखा है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट में इसको दूंगा, स्टार्टिंग के 15 मिनट में इसको भी चूज़ करूँगा, और ये मैं बाद में करूँगा इनको। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने पूरा पेपर अपना एनालाइज किया। ये देखिए F अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ टिक कर रहा हूँ F। तो इन क्वेश्चनों को मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग के 15 मिनट दूंगा। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे एकदम आ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए 100 मीटर मतलब डायरेक्शन का क्वेश्चन, इजीली है ना। यहाँ पर देखिए कि बहुत ही इजीली क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो जो इजी क्वेश्चन है डायरेक्शन के दोस्तों, मुझे जो क्वेश्चन लगते थे इजी, उनमें मैं F लिख लेता था। तो मैंने फिर बताया आपको कि क्या करना है, F के क्वेश्चनों को मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट दूंगा, जिससे अपना कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर पाऊँ। उसके बाद मैं पैसेज करूँगा अगला 1 घंटे, और फिर ये टिक वाले क्वेश्चन करूँगा जिनको मुझे आ रहा है। फिर टाइम बचता है तो ऐसे क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करूँगा दोस्तों जो मुझे आ जाए और कम टाइम में समझ में आ जाए और सॉल्व भी हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों मैं अपना CSAT का पेपर सॉल्व किया करता था। आपको CSAT को बिल्कुल भी नहीं डरना है। CSAT एक बहुत ही सिंपल पेपर है, अगर अच्छे से स्ट्रेटजी से किया जाए तो दोस्तों CSAT में आराम से आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं और आपका क्लियर हो सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपका CSAT आप शायद कभी नहीं रुकेगा। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके मुझे मैसेज करें, या फिर मेरे इंस्टा ID पर आपको फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।